हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, उसका वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है। और हम लोग करेंगे इसमें रेडियल प्रोबेबिलिटी करेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाता है। फॉर सिंप्लिसिटी वी इग्नोर देयर स्पिन। हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्पिन को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। द वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन 6 कोऑर्डिनेट्स। ये 6 कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रॉन का होगा और 3 कोऑर्डिनेट प्रोटॉन का। ठीक है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। तो ये पोजिशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये पोजिशन वेक्टर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉर्न, तो इसका जो वेव फंक्शन का अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके D3 से D3 RP, तो ये क्या करेगा? ये आपको क्या बताएगा? ये बताएगा आपको द प्रोबेबिलिटी दैट ए simultaneous measure of electron and proton position at time t will result the electron being in the volume D3RE and the proton in D3RP। तो मतलब क्या है कि बार्न प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से जो अगर आप साई स्टार साई निकालो या वेव फंक्शन के मॉड का स्क्वायर निकालो, तो वो हमें क्या बताता है? वो बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, इलेक्ट्रॉन के वॉल्यूम से और प्रोटॉन के वॉल्यूम से, तो ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपका साइमल्टेनियस, अगर हम मेजर करें उनके पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पोजीशन का साइमल्टेनियस मेजर करें, तो इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा D3RE में और प्रोटॉन जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा D3RP में। ठीक है। बट ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगी, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी होगी। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है? -h⁻² डेल स्क्वायर। अब यहाँ पे डेल स्क्वायर की जगह हमें डेल p स्क्वायर भी लेना पड़ेगा और डेल ई स्क्वायर भी लेना पड़ेगा विथ मास टर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टिकल है, एक है प्रोटॉन एक है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो -h⁻² होता था, तो अब वहाँ पे आपको m की जगह mp डेल p स्क्वायर फिर me डेल ई स्क्वायर दोनों का लिखना पड़ेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। प्लस पोटेंशियल इस पे ऑपरेट करेगा वेव फंक्शन साई, जो कि पोजीशन जो कि डिपेंड करेगा RE RPT पे। राइट हैंड साइड में क्या होगा? IH क्रॉस डेल बाई डेल टी साई, जो कि फंक्शन है RE RP RT का। सिंस द पोटेंशियल एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कौन सी होगी? वो होगी कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। ठीक है। लेकिन अगर हम CGS में कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा जस्ट Q1 Q2 बाई R। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -E और प्रोटॉन पे चार्ज है +E, तो ये हो जाएगा -E²/R। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -E²/R, जहाँ पे R जो है वो सेपरेशन होगा RE माइनस RP। राइट। RE क्या है? इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेक्टर, RP क्या है? प्रोटॉन का पोजीशन वेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की जो दूरी होगी वो हो जाएगी RE माइनस RP। राइट। सिंस वी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी था वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो केवल R पे डिपेंड कर रहा है। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज स्टेशनरी। तो जब भी ऐसा होता है पोटेंशियल एनर्जी टाइम के ऊपर ना डिपेंड करके केवल और केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो जो सोल्यूशन आता है वो कैसा होता है? स्टेशनरी होता है। तो स्टेशनरी का मतलब है कि जो आपका टोटल वेव फंक्शन होगा उसमें 2 पार्ट होगा, एक होगा पोजीशन का, एक होगा टाइम का, जहाँ पे E जो है, ये E क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सिस्टम। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इसको उठा करके ये पूरे को साई की जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 में जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा e⁻⁻IET/h और ये आ जाएगा पूरा, ये सब टर्म सेम रहेगा और ये जाएगा काई RE RP। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि ये साई की जगह जैसे सब्सटीट्यूट करोगे आप काई इंटू e⁻⁻IET/h, तो इधर पूरा फंक्शन है R का। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ऑपरेटर का होगा वो केवल ऑपरेट करेगा काई के ऊपर, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा e⁻⁻IET/h। ठीक है। इस वाले केस में जैसे साई का मान आप रखोगे तो यहाँ से बाहर आएगा काई, बाहर आ जाएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये इधर बाहर आ गया e⁻⁻IET और राइट साइड में बाहर आ जाएगा राइट साइड में बाहर आएगा काई। ठीक है। और ये आ जाएगा डेल बाई डेल टी e⁻⁻IET/h। फिर क्या आ जाएगा? फिर इसके बाद अब e⁻⁻IET इधर भी है, लेफ्ट में भी है, लेफ्ट में e⁻⁻IET है। ठीक है। और राइट में क्या है? ये है। तो हम क्या कर सकते हैं?
जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, राइट हैंड साइड में जो टर्म ये है और ये है, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड में पहले से ये था, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा टोटल, ये पूरा टर्म बचेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये, ठीक है, ये, फिर आपके पास h क्रॉस कैंसिल ही कर दिया आपने, तो यहाँ बचेगा माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर मिलकर के 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा ई काई, ठीक है। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या कहीं पे यहाँ पे टाइम है, टाइम कहीं पे नहीं है, तो ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए। और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे हम लोगों ने v का मान भी यूज कर लिया है, यहाँ पे जैसे v जो है, यहाँ पे हम v की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दिए हैं, राइट। ये माइनस ई स्क्वायर अपन आर जो यहाँ पे होगा इक्वेशन 1 में, तो हमने रख दिया है माइनस ई स्क्वायर अपन आर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम। ओके, अब इसमें डिफरेंट पॉइंट हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला जो करेंगे, सेपरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मोशन। सेंटर ऑफ मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन होगा, एम ई आर ई प्लस एम पी आर पी डिवाइड बाई एम ई प्लस एम पी, जहाँ पे एक तो ये कैपिटल आर जो होगा वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा, और स्मॉल आर जो है वो सेपरेशन वेक्टर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। तो अब हम निकालना चाहते हैं डिफरेंशिएशन डेल बाई डेल एक्स पी। डेल एक्स पी क्या है, एक्स पी क्या है, प्रोटॉन का पोजीशन, ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स पी अगर हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं चेन रूल से, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स पी इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स पी इंटू डेल बाई डेल एक्स। तो जहाँ पे भी स्मॉल दिखेगा उसका मतलब है सेपरेशन वेक्टर है, और जहाँ पे कैपिटल दिख रहा है उसका मतलब है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, इसका जस्ट एक्स कंपोनेंट और इसका जस्ट एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो कैपिटल एक्स हो जाएगा कैपिटल आर का एक्स कंपोनेंट, और स्मॉल एक्स हो जाएगा स्मॉल आर का एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे जैसे सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके, तो ये हो जाएगा 1, और ये इसका मान यहाँ से निकाल लेंगे डिफ्रेंशिएट करके, ये इतना आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम इसका जस्ट स्क्वायर अगर निकालेंगे तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरे का जब स्क्वायर होगा, ये पूरे का लेफ्ट साइड का स्क्वायर किया तो राइट साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करके खोल देंगे तो ये इतना टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डेल स्क्वायर डेल एक्स पी आ गया। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं 3 डायमेंशन में, क्योंकि अब इसी तरीके से y का निकालेंगे तो यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y हो जाएगा, राइट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें डेल ऑपरेटर के टर्म में या डेल स्क्वायर ऑपरेटर के टर्म में, सॉरी, तो डेल स्क्वायर क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा डेल पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये डेल आर स्क्वायर जो कि बताएगा सेपरेशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, और ये हो गया डेल कैपिटल आर स्क्वायर, और रहेगा डेल आर स्मॉल आर इंटू डेल कैपिटल आर, राइट। इसका जस्ट एक्स कंपोनेंट अगर आप निकालोगे तो इतना ही होगा। इसको हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से एक्सी निकालेंगे, डेल बाई डेल एक्सी। डेल बाई डेल एक्सी जब निकालेंगे तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपके पास सेम चेन रूल यूज करेंगे, तो डेल बाई डेल एक्स बाई डेल एक्सी इंटू डेल बाई डेल एक्स, फिर डेल कैपिटल एक्स बाई डेल एक्सी डेल बाई डेल कैपिटल एक्स। यहाँ से सेपरेशन वेक्टर हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट हो गया, निकाल लेंगे, जस्ट इसका मान यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे, रखेंगे, और इसका मान यहाँ से सॉल्व करके निकाल के रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास इतना, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद इतना आ गया। अब इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं 3 डायमेंशन में, तो ये इतना हो जाएगा, राइट। यहाँ डेल ई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डेल आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा डेल कैपिटल आर स्क्वायर, ये डेल स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। इक्वेशन 1A 1B से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम कंसीडर करें 1/mp डेल पी स्क्वायर प्लस 1/m डेल ई स्क्वायर, तो 1/mp, अब डेल पी स्क्वायर का मान इक्वेशन ए से सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन ए से डेल पी स्क्वायर का मान यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, ये पूरा जितना भी मान है उठा करके रख देंगे वहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा इतना पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और 1/me डेल ई स्क्वायर का मान जो है, डेल ई स्क्वायर का मान सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ से, ये पूरा डेल ई स्क्वायर का मान सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/mp, mp से mp कैंसिल, ये 1/me, me से me कैंसिल, तो ये टर्म सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, 1/mp प्लस 1/me, डेल आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो डेल आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन हो जाएगा 1/mp प्लस 1/me, डेल कैपिटल आर स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा इतना बचेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/mp प्लस 1/m डेल आर स्क्वायर
प्लस 1 अपान स्मॉल mp प्लस 1 अपान स्मॉल me डेल कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं 1 अपान म्यू, अगर हम इसको नाम दे दें और इसको ऐसे ही लिख देते हैं तो जहाँ पे 1 अपान म्यू जो है वो इतना है 1 अपान एम पी प्लस 1 अपान एम ई, और इस म्यू को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो म्यू बराबर कितना होगा एम पी एम ई अपान एम पी प्लस एम ई, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और एक टर्म हम डिफाइन कर देंगे कैपिटल एम, जो कि होगा टोटल मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो होगा कैपिटल एम, और ये होगा रिड्यूस मास। तो यहाँ पे जस्ट सब्सटीट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 अपान स्मॉल एम पी डेल पी स्क्वायर प्लस 1 अपान एम ई डेल ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान म्यू डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपान कैपिटल एम डेल आर स्क्वायर। सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन 5 को उठाकर इक्वेशन 4 में, तो इक्वेशन 4 जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन था, ये यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सब्सटीट्यूट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा एम, ये वाला टर्म जो रहेगा चला जाएगा और ये इसके टर्म में आ जाएगा। ठीक है, काई माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा इतना। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इतना आ गया, और हम लोगों ने यहाँ पे एक टर्म मान लिया है कि जो काई था, काई किसके टर्म में था, आर ई आर पी के टर्म में, हमने एक नया वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि है कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक, अब कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से यूज करें तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या बोलता है कि ये एक अलग फंक्शन हो जाएगा, ये एक अलग फंक्शन हो जाएगा। तो मान लेते हैं कैपिटल फाई है और स्मॉल साई है, सब्सटीट्यूट कर दिए ऊपर वाले इक्वेशन में, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए साई की जगह पे। तो जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो ये कैपिटल आर वाला है ये केवल इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, और जो स्मॉल आर वाला है वो इसके ऊपर ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो कैपिटल आर कहाँ पे ऑपरेट करेगा, जस्ट इसके ऊपर, और बाकी ये पूरा बाहर रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर तो ऑपरेट नहीं, ये इसके लिए कांस्टेंट होगा, और फिर यहाँ पे ये पूरा स्मॉल आर ऑपरेट करेगा, ये कांस्टेंट होगा। ठीक, और राइट साइड में आपका पूरा का पूरा फंक्शन रहेगा। तो अगर हम मान लें कि लेट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ये पूरा टर्म इज इक्वल टू है ई कैपिटल आर फाई, और ये पूरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका स्मॉल आर साई। ठीक है, 7 और 8, तो यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे उठा के रखेंगे तो ये आ जाएगा ई आर फाई आर साई आर प्लस ई आर साई आर फाई आर इज इक्वल टू ई फाई आर साई आर। इसका मतलब ये आ जाएगा ई आर प्लस स्मॉल आर प्लस ई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7, इसका जो सोल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो आएगा इतना। ठीक है, और हमारे पास एक इक्वेशन और बचा है जो कि है ये वाला टर्म, इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन 7 का सोल्यूशन हमारे पास है, लेकिन इक्वेशन 8 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो द हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम इज नाउ रिड्यूस्ड टू फाइंड द वेव फंक्शन ऑफ साई आर एंड ई आर इंस्टीड ऑफ कैपिटल साई स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो अब हमें बस ये करना है कि इस पूरे वेव फंक्शन का सोल्यूशन नहीं निकालना पड़ेगा, हमें जस्ट इक्वेशन 8 का सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द रेडियल इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो अब इक्वेशन 8 जो हमारे पास है, ये वाला इक्वेशन, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको जैसे ही लिखा यहाँ पे, तो अब डेल स्क्वायर को हमारे पास, डेल स्क्वायर को ओपन कर दिया हमने, ये आपके पास लाप्लासियन ऑपरेटर होता है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, लेकिन डेल स्क्वायर जो होता है वो इतना होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, डेल स्क्वायर का मान इतना होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लाप्लासियन ऑपरेटर का मान, और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है उसका जो होता है मान इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट वहां से लेके यहाँ तक। ठीक, तो डेल स्क्वायर आर को हम रख सकते हैं, एल स्क्वायर का मान उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल आर स्क्वायर आर 1 अपान आर स्क्वायर डेल आर बाई आर, मतलब ये वाला टर्म पूरा रहेगा। और यहाँ से हम लोग क्या करें, अगर आर स्क्वायर बाहर निकाल लें, आर स्क्वायर बाहर निकाल लें इस पूरे टर्म से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा, सेम ये पूरा टर्म आ जाएगा माइनस एल स्क्वायर अपान एच क्रॉस स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर माइनस एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपान एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई। ठीक, तो अगर हम इसका मान उठा के डेल आर स्क्वायर आर, तो डेल आर स्क्वायर आर का मान इतना आ गया। ठीक है, इतना पूरा डेल आर स्क्वायर आर का मान एंगुलर मोमेंटम के टर्म में आ गया, तो इसको उठा के जस्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो यह माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2 म्यू बाहर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपान आर स्क्वायर ये टर्म, फिर ये टर्म माइनस आर स्क्वायर, फिर कौन सा टर्म है माइनस ई स्क्वायर बाई आर साई आर माइनस ई स्क्वायर बाई आर साई इज इक्वल टू ई साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, ई आर लिखो या ई साई लिखो, यहाँ पे हमने आर छोड़ दिया है यहाँ पे, बट इट्स ओके। ठीक है, सो लेट, अब ये क्या है, ये आपका इसमें दो फंक्शन है, एक
एक है आर का फंक्शन और एक है थीटा फाई का फंक्शन। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, साई आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, साई आर इज इक्वल टू एक रहेगा आर का फंक्शन, एक रहेगा थीटा फाई का फंक्शन। तो ये जो थीटा फाई होता है, ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जो रहेगा ये केवल आपका ऑपरेट करेगा आर वाले कंपोनेंट पे, ये ऑपरेट करेगा थीटा फाई वाले कंपोनेंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये साई आर का। तो जैसे सब्सटीट्यूट करोगे तो ये कैपिटल आर हो गया और ये वाई एल एम बाहर आ गया, माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर, आर वाई एल एम, फिर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर वाई एल एम आर इज इक्वल टू ई आर आर वाई एल एम थीटा फाई। तो यहाँ पे जस्ट हमने साई का मान रख दिया आर वाई एल एम थीटा फाई, जैसे ही रखा तो ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एल स्क्वायर वाई एल एम, एल स्क्वायर वाई एल एम जो होता है इसका जो मान होता है जब स्फेरिकल हार्मोनिक्स के ऊपर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो इसका मान होता है एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस 1 वाई एल एम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस 1 वाई एल एम। ठीक, तो जैसे रख देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास इतना, सेम इक्वेशन बस ये डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा इतना। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, अब वाई एल एम हर जगह पे कॉमन है, वाई एल एम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से वाई एल एम को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा केवल और केवल आर के टर्म में। ये पूरा इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक किसके टर्म बच गया, आर के टर्म में। ठीक है, तो जब आर के टर्म में बच गया तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, डायरेक्ट सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आता है इस तरीके से, आर एन एल आर इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एन ए 0 टू द पावर 3/2 अंडर रूट एन माइनस एल माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन 2n n प्लस एल फैक्टोरियल का क्यूब 2r अपॉन एन ए 0 टू द पावर एल ई टू द पावर माइनस आर एन आर बाई एन ए 0 एल एन प्लस एल 2l प्लस 1। ठीक है, 2r एन ए 0। तो n जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जो है स्मॉल l वो एजिमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, लेकिन ये जो कैपिटल एल दिख रहा है, ये कैपिटल एल क्या है, यहाँ पे कैपिटल एल को बोलते हैं एसोसिएटेड लगेर पॉलिनोमियल। ठीक, तो जो ये कैपिटल एल है वो क्या है, एसोसिएटेड लगेर पॉलिनोमियल। तो ये हमारा रेडियल कंपोनेंट आ गया वेव फंक्शन का। तो टोटल वेव फंक्शन कितना था, रेडियल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय स्फेरिकल कंपोनेंट। तो स्फेरिकल कंपोनेंट में क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स है और ये रेडियल कंपोनेंट है हमारे पास। इसका सोल्यूशन ये हो गया इन टर्म्स ऑफ लगेर पॉलिनोमियल, इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड लगेर पॉलिनोमियल। ये एसोसिएटेड लगेर पॉलिनोमियल है और ये आपका लगेर पॉलिनोमियल है। ए नॉट जो होता है, जहाँ पे ए नॉट हमने यूज किया हुआ है, यहाँ पे ए नॉट यूज किया हुआ है, राइट। तो ए नॉट का जो मान होता है, ए नॉट का मान होता है एच क्रॉस अपॉन म्यू ई स्क्वायर, जिसको बोर रेडियस बोलते हैं। तो हमारे पास एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में वो होती है ई एन इज इक्वल टू माइनस ई 0 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जस्ट इतना है, ई एन इज इक्वल टू माइनस ई 0 अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ पे ई 0 है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर रेडियल वेव फंक्शन को हम प्लॉट करें, ये रेडियल वेव फंक्शन है, तो इसको हम प्लॉट करें लेट्स से R10 R11 R20 R21, तो ये कुछ इस तरीके से इसका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन या रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन का जो प्लॉट आएगा विद रिस्पेक्ट टू आर डिस्टेंस के साथ, वो कुछ इस तरीके से आएगा। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कौन सा होगा, साई एन एल जो यहाँ पे था, साई एन एल एम। ठीक है, एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल एम क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा 100। तो 100 जो होता है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए 0 क्यूब ई टू द पावर माइनस आर बाई ए 0, और n इज इक्वल टू 1 रख देगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी। रेडियल प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होती है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर। मॉड ऑफ साई स्क्वायर है, तो अगर हम इस साई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दें, पूरा साई स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया पी एन एल आर डी आर, जिसमें हम इस साई को जो हाइड्रोजन एटम का है उसको साई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर केवल थीटा और फाई पे डी आर पे इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर से जो हमारे पास वेव फंक्शन साई है उसको थीटा फाई के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन आर के ऊपर इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं।
आर के ऊपर इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पी एन एल आर डी आर जो आएगा वो इतना आ जाएगा। अब आर एन एल आर वाई एल एम थीटा फाई वाई एल एम थीटा फाई, ये इसका जस्ट मान रख दिया। साई एन एल का जो मान होगा वो कितना होगा, आर एन एल वाई एल एम, तो आर एन एल वाई एल एम थीटा फाई इसका मॉड का स्क्वायर और आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। ठीक है, तो आर एन एल स्क्वायर आर, ये तो थीटा फाई के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन आर एन एल वाई आर ये क्या है, आर के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और यहाँ आर स्क्वायर डी आर है तो इसको भी हमने बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, वाई एल एम मॉड का स्क्वायर, तो वाई एल एम मॉड का स्क्वायर मतलब है वाई एल एम स्टार वाई एल एम साइन थीटा डी फाई। इस इंटीग्रेशन का मान होता है, इस इंटीग्रेशन का मान कितना होता है, इस इंटीग्रेशन का मान होता है 1। ठीक है, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसका मान होता है 1। तो हमारे पास पी एन एल आर डी आर कितना आ गया, पी एन एल आर डी आर आ गया जस्ट ये टर्म आर स्क्वायर कैपिटल आर एन एल स्क्वायर डी आर। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको जस्ट इंटीग्रेट करेंगे आर के ऊपर 0 से इनफाइनाइट, तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। कंसीडर ग्राउंड स्टेट, अगर हम इसका ग्राउंड स्टेट निकालें तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, P10 आर स्क्वायर R10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये R10 का जो मान होता है हम वो रख देंगे यहाँ पे उठा करके। ठीक, तो जैसे ही रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास P10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 4/A0 क्यूब e⁻²2r/A0। ठीक है, तो मैक्सिमम P10, अब इसका अगर हमें मैक्सिमम निकालना है कि ये प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम कब होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर दिए, और जैसे ही 0 के बराबर पुट किया मान लेते हैं कि वो आर क्या है, आर मैक्सिमम है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ गया आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम, ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम निकाल लिए, तो इसमें से कुछ कॉमन आया। अब कॉमन ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब अंडर रूट इसके जो ब्रैकेट के अंदर है वो 0 होगा। ब्रैकेट के अंदर जब ये 0 है तो ये आ जाएगा 1 - आर मैक्स अपॉन A0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया कि आर मैक्स इज इक्वल टू 0। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्राउंड स्टेट रेडियल प्रोबेबिलिटी है इज मैक्सिमम एट बोर रेडियस। तो बोर रेडियस पे जो ग्राउंड स्टेट रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है हाइड्रोजन एटम की, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, कंसीडर एवरेज डिस्टेंस इन ग्राउंड स्टेट, एवरेज डिस्टेंस के लिए क्या होगी, आर पी आर। सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, पी आर है, तो आर पी आर कर देंगे, आर पी आर डी आर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज डिस्टेंस ऑफ आर। ठीक है, पी आर हम कौन सा यूज करेंगे, जो ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि हम लोग ग्राउंड स्टेट में निकाले, तो ग्राउंड स्टेट में जो पी आर होता है 4r² अपॉन A0 क्यूब e⁻² अपॉन A0 रख के सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है हमारे पास इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, ये होता है 1 अपॉन x टू द, सबसे पहले इंटीग्रेशन जो जनरल इंटीग्रेशन होता है वो होता है 0 to ∞ x to the power n e⁻ αxn, तो उसका मान होता है 1 अपॉन n गामा m प्लस 1 अपॉन n अल्फा टू द पावर m प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पे है n की जगह 1 है तो 1 अपॉन n, तो 1 हो गया, गामा m प्लस 1, तो m कितना है 1, तो m प्लस 1 अपॉन n, अल्फा, अल्फा कितना है, ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा 2/A0, ये पूरा पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। सॉल्व कर लेंगे तो जैसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3/2A0। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो ग्राउंड स्टेट में द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होती है वो कितनी होती है, 3/2A0 यानी 1.5A0 होती है। ग्राउंड स्टेट में एवरेज डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कितनी होती है, 1.5 टाइम्स बोर रेडियस।